ख़ासतौर से मुजफ्फरनगर ज़िले में दंगे के बाद कहीं ना कहीं दो धुरी यहाँ बन गई थी। राणा परिवार उसके एक धुरी के हिस्से कि वहाँ मुस्लिम दलित का समीकरण भी रहेगा। ये जो सुम्बुल राणा है ये कादिर राणा के बेटे की पत्नी तो हैं, पर ये बसपा के बड़े दिग्गज नेता मुनकाद अली की बेटी भी है। मायावती के मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत बड़ा नाम हुआ करता था और पूरा कैडर जो हरियाणा और पंजाब में खड़ा करने में काशीराम के साथ जो अमन कुमार नागरा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। तो क्या दो मुस्लिम प्रत्याशी होने से वोट कटेंगे? लगे कि चंदन चौहान अपनी पत्नी यासिका को भी टिकट लड़ा सकते हैं। मुनकाद अली अपनी बेटी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं जो अपने प्रयास से जो बसपा के टिकट को भी प्रभावित कर सकते। परिवार भी दंगे के बाद से और राजनीतिक अपना अस्तित्व बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है। के बाद पहली बार मुझे लगता है जाट और मुस्लिम एक मंच पे आए। कादिर राणा खुद लड़ते या उनका बेटा लड़ता तो ये जो एक हार्डकोर इमेज है वो आड़े आ सकती थी। मुझे लगता है उस हार्डकोर इमेज को तोड़ने के लिए भी शायद संभवतः सपा ने एक महिला चेहरे को उतारा। नमस्कार, मैं मोहम्मद मुस्तकीम अमरउजाला.com के लिए। आज मीरापुर में उपचुनाव के लिए सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सपा ने सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हैं अमर उजाला के स्थानीय संपादक नितिन यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र मौर्य जी और मुजफ्फरनगर में लंबे समय तक पत्रकारिता करने वाले जगेंद्र उज्ज्वल जी। सर, उसकी भी जैसे आपने बताया कि सपा ने कैंडिडेट घोषित कर दिया सुम्बुल राणा। एक्चुअली कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि सपा ने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें मीरापुर का नाम नहीं था, तो ऐसे में बड़ी चर्चा थी कि मीरापुर से किसको टिकट देंगे। और पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में ख़ास तौर से जो एक प्रयोग सफल रहा जहां कई सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन मुस्लिमों ने वोट दिया और कैंडिडेट जिस जाति बिरादरी का था तो उससे भी वोट मिले। तो ऐसे में पहले चर्चा ये थी कि सपा शायद सैनी प्रत्याशी को, जो पिछले लोकसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी थे दीपक सैनी, बिजनौर लोकसभा में एक्चुअली ये मीरापुर सीट पड़ती है। चंदन चौहान जो मीरापुर से विधायक थे बाद में बिजनौर से सांसद बने और उस वजह से सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहा। तो एक चर्चा ये भी थी कहीं सपा दीपक सैनी को प्रत्याशी ना बना दे, जिससे कि जो सैनी अच्छी खासी संख्या में वहाँ पर वोटर हैं उनका वोट मिले। और मुस्लिमों ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में सपा को अच्छा खासी संख्या में वोट किया था। दूसरा, कादिर राणा काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। हालांकि कहा जाता था कादिर राणा खुद के लिए प्रयासरत हैं या अपने बेटे के लिए प्रयासरत हैं, तो थोड़ा सा ये सरप्राइज़ ज़रूर सपा ने किया है कि उनके बेटे की पत्नी को यानी बहू को, कादिर राणा के परिवार की बहू को टिकट दिया है। इससे ज़रूर थोड़े सरप्राइज़ हैं। आखिर एक महिला को इस सीट पर उतारने का अखिलेश यादव का क्या दाम हो सकता है। रोचक बात इसमें जो है मुस्तकीम जी वो ये है कि ये जो सुम्बुल राणा है ये कादिर राणा के बेटे की पत्नी तो हैं, पर ये बसपा के बड़े दिग्गज नेता मुनकाद अली की बेटी भी है। तो अब ऐसे में महत्वपूर्ण ये होगा कि बसपा का टिकट किस पे होगा। अभी बसपा ने जिनको प्रभारी हुआ है वो मुस्लिम समाज से ही हैं, तो क्या दो मुस्लिम प्रत्याशी होने से वोट कटेंगे? क्या बसपा अपना टिकट बदलेगी? और रालोद, जो भाजपा रालोद के खाते में रालोद के हिस्से में सीट आई है और अभी जो विधायक थे उस वक्त के और अभी जो सांसद है चंदन चौहान वो रालोद से ही हैं। तो जो महत्वपूर्ण मसला होगा वो ये कि अब अगले जो टिकट घोषित होंगे उस पर ज़रूर इसका दारोमदार होगा। मौर्य जी लंबे समय तक चूँकि काम किए वहाँ पहले मुजफ्फरनगर में, तो मौर्य जी आपको क्या लगता है कादिर राणा परिवार से किसी के आने के बाद कहीं जो एक पश्चिम में जो एक हिंदू मुस्लिम फैक्टर रहता है चुनाव होता, क्या ऐसा होने की संभावना है? नितिन जी धन्यवाद। मुस्तकीम जी ने जैसा कि बताया कि आज सपा का प्रत्याशी वहाँ घोषित हो चुका है और वो कादिर राणा की पुत्रवधू हैं। साथ में ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जैसा कि नितिन जी ने कहा है कि सुम्बल जो मुनकाद अली के बेटी भी है। मुनकाद अली का अपने आप में एक बहुत बड़ा कद जो बहुजन समाज पार्टी में है, वो इस समय किसी देवरिया क्षेत्र में सेक्टर जोनल जो क्षेत्र प्रभारी हैं। साथ ही वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़े लंबे समय तक देखते रहे हैं। अब वैसे तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब जो बसपा उपचुनाव लड़ाने जा रही है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो ये भी देखनी होगी, जैसा नितिन जी ने भी कहा कि इस समय बसपा के कैंडिडेट को लेकर जो मुख्य रूप से जो सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि बसपा का निरंतर जो दलितों के बीच जो ग्राफ गिर रहा है
उससे एक संदेश जरूर जा रहा है समाज में, और विशेष तौर पर दलित भी इस बात को देख रहे हैं कि बसपा की निगाह जीतने से ज़्यादा जो इस बात पर है कि वो किसी पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहती है। तो हरियाणा का चुनाव हम लोगों ने अभी देखा। मैं इसमें देखिए, हरियाणा में बसपा कभी इतना बड़ा प्लेयर नहीं रही कि वो बहुत इम्पैक्ट डाले, हालांकि डालते रहे पर बड़े। उत्तर प्रदेश में तो बसपा का बड़ा जनाधार है, और जो जिस वोटर की हम बात करें दलित वोटर की, वो बसपा का ही मुख्यतः वोटर भी रहा है। तो ऐसे में मैं तो इस बात से थोड़ा आपसे कम इत्तेफाक रहूँगा कि बसपा सिर्फ वोट कटवा पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में तो बसपा नहीं है, मजबूती से लड़ने की स्थिति में है भी। और अगर आप लोकसभा चुनाव की बात को देखें तो सबसे ज़्यादा वोट जिस प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी ने लिए वो इसी लोकसभा क्षेत्र में लिए। नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है नितिन जी, लेकिन इसके कई कारण हैं। नंबर 1, हरियाणा में जो हमने अभी चुनाव देखा है, जो आपने कहा कि हरियाणा में इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, हरियाणा में भी एक बड़ा अस्तित्व जो बसपा का रहा। आप याद करें, वहाँ पर अमन कुमार नागरा जो आपके सांसद रहे, और वो सांसद के रूप में काशीराम के दरबार में एक जो आपके मायावती के मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, और पूरा कैडर जो हरियाणा और पंजाब में खड़ा करने में काशीराम के साथ जो अमन कुमार नागरा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। और बसपा का हरियाणा में बहुत महत्व रहा, वहाँ MLA भी रहे, और जो पंजाब में तो एक तरह से आपके प्रतिभागी भी जो वो सरकार में रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ उसका अस्तित्व नहीं था। लेकिन इस चुनाव में जो एक मैसेज गया, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक न करें, पर मेरा मानना ज़रूर ये है कि दलितों में निरंतर हर चुनाव ये मैसेज देने का प्रयास जो उसके अपने क्रियाकलाप बसपा के हैं कि वो एक कटवा पार्टी है और एक विशेष पार्टी को जो लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आप देखें, हरियाणा के चुनाव पे 1 मिनट बात करना चाहूँगा। हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से जो उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन किया था, इनेलो का भी अपना बड़ा अस्तित्व था, इसके बावजूद वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए। और इसी तरीके से आसपा से भी बड़ी उम्मीद जो लोगों को थी कि वो आपके कहीं ना कहीं मजबूत होकर आपके विशेष तौर पर चंद्रशेखर के सांसद बनने पर जो मजबूत होकर उभर रही है, लेकिन उसके सांसद बनने और चुनाव के पीरियड में ही जिस तरीके से दिखा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल जो लगा है और उसे मजबूत करने पर लगा हुआ है, वो दुष्यंत के साथ लगे, वो भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इसका एक संदेश जरूर गया है दलितों के बीच कि कहीं ना कहीं ये लोग जो अपने अस्तित्व को मजबूत करने की बजाय जो किसी दूसरी पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए विशेष तौर पर दलित उनसे जो हट रहा है। और पिछले चुनाव नहीं, अभी जी तो चंद्रशेखर की पार्टी बनी है। चंद्रशेखर अभी सांसद बने हैं कुछ समय पहले, और ऐसी सीट नगीना जो एक ज़माने में दलित राजनीति का बड़ा गढ़ रही है, जहाँ से बड़े बड़े दिग्गज बिजनौर से खासतौर से मीरा कुमार हों, रामविलास पासवान हों, मायावती हो जीते हैं। तो अभी जब चंद्रशेखर कुछ दिनों पहले जीत के लौटे तो ये कहना दलित उनसे हट रहा, तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा हरियाणा के चुनाव की परिस्थितियाँ अलग थी। पहली बार असपा भी कूदी मैदान में, जजपा को लेकर थोड़ी सी नाराज़गी थी, तो नतीजे आए हैं। तो हरियाणा के चुनाव का इतना बड़ा इम्पैक्ट मीरापुर में होगा, मुझे लगता है ये शायद अभी हमें थोड़ा इस पर इंतजार करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हम थोड़ा सा विषयांतर हो गए कि सुम्बुल राणा का टिकट, इसके इम्पैक्ट क्या हैं, जो वहाँ के नतीजे। उज्ज्वल जी चूँकि इंतजार कर रहे हैं, चलिए मैं उज्ज्वल जी पहुँचता हूँ। आप लंबे समय तक काम किए उज्ज्वल जी। सुम्बुल राणा के टिकट, ये अचानक चौंकाने वाला टिकट इसलिए कि एक महिला, वो भी राणा परिवार की महिला, ख़ासतौर से मुजफ्फरनगर ज़िले में दंगे के बाद कहीं ना कहीं दो धुरी यहाँ बन गई थी। राणा परिवार उसके एक धुरी के हिस्से में था। तो ऐसे में सुम्बुल के टिकट का इम्पैक्ट, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं, ख़ासतौर से जो चर्चाएं हैं कि किसी सैनिक को रालोट टिकट दे सकती है, बसपा भी साथ बदल सकती है। वोट कटवा मौर्य जी ने कहा होगा, लेकिन जो इशारा जिनकी तरफ इसलिए था वो गलत इसलिए क्योंकि हिंदू प्रत्याशी था लोकसभा चुनाव में बसपा से जिन्होंने अच्छे खासी संख्या में वोट लिए। तो पीछे ना जाके अभी के इम्पैक्ट क्या होंगे, इस पर बात करें। जी सर, धन्यवाद सर। जो टिकट की जो घोषणा हुई उससे एक समीकरण तो बदले हैं कि जो महिला प्रत्याशी इन्होंने उतारी है, और राणा परिवार का अपना एक अलग अस्तित्व है उस क्षेत्र में। कादिर राणा, उसके जो ससुर हैं कादिर राणा, वहाँ से खुद रालोद से
एमएलए रह चुके। बस मीरापुर जो सीट है वो मोरना विधानसभा ही है। तो परिसीमन 2000 पहले मोरना विधानसभा होती थी। मोरना विधानसभा में हमेशा से ही मुस्लिम बाहुल्य रहा है। मुस्लिम वोटर जो है निर्णायक रहे हैं। नारायण सिंह थे मुख्यमंत्री, वे यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे संजय चौहान यहाँ से रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ के जीत चुके। उनके बेटे अब ये चंदन चौहान रालोद के टिकट पे ही चुनाव जीते हैं। तो 3 पीढ़ी इनकी यहाँ पे जीती है। अब ये महिला टिकट जैसे आई है तो ये चर्चा भी होने लगी कि चंदन चौहान अपनी पत्नी यासिका को भी टिकट लड़ा सकते हैं। तो आज दिल्ली में इस बात की चर्चा है, चंदन चौहान और अन्य प्रत्याशी तो रालोद के टिकट पे अब जो मंथन है। तो शिवांग सैनी के लिए राजपाल सैनी लग रहे हैं, लेकिन हालांकि वो 2019 अभी 22 में खतौली से टिकट चुनाव लड़ा चुके हैं रालोद के टिकट पे ही। तो वे अपने बेटे के लिए वहाँ से प्रयासरत हैं। वहाँ के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं रालोद के, जो अजीत राठी हैं, वो भी इसके दावेदार हैं। लेकिन चूंकि अब जब महिला को टिकट मिला है, कादी राणा परिवार से है, और कादी राणा परिवार भी दंगे के बाद से और राजनीतिक अपना अस्तित्व बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है। एक समय घर परिवार में 2-3 विधायक और एक सांसद होता था। कादी राणा खुद सांसद रहे हैं। शाहनवाज राणा बिजनौर से सांसद रहे। उनके भाई नूर सलीम राणा सरथावल से सांसद वो विधायक रहे। इनके भाई जाकिर राणा वे एमएलसी रहे। तो इतना बड़ा परिवार रहा। इनकी शाहनवाज राणा की घरवाली वो खुद जिला पंचायत सदस्य रही। एक समय ऐसा था। उसके बाद 2013 के दंगे के बाद कादी राणा परिवार अस्तित्व उनका राजनीतिक या अस्थिरता रही, तो उसे बचाने के लिए अच्छा इन्होंने अपना लिया है। जो इनकी पुत्र वधू आई है, मुनकाद की बेटी है। तो निश्चित है कि अब रालोद वाले इसमें सोच रहे होंगे, क्योंकि महिला कैंडिडेट है। तो ऐसे में चंदन चौहान की जो पत्नी है यासिका, उसका भी प्रबल दावेदार है। और ये बात है कि वहाँ मुस्लिम दलित का समीकरण भी रहेगा। 2000 परिसीमन के बाद 2012 में जब चुनाव हुआ तो बसपा के जमील अहमद कासमी इस मुस्लिम और दलित समीकरण से जीत कर आए थे। 2017 के चुनाव में मुस्लिमों को काफ़ी वोट मिली थी, लेकिन भाजपा के अवतार भड़ाना 193 वोट से जीते थे। 2022 का चुनाव था, उसमें चंदन चौहान 1,07,000 वोट से जीते हुए थे। चंदन चौहान के जीतने की बड़ी अंतर से जीतने की वजह तो बहुत रही सपा रालोद एक साथ आ गए थे। मुस्लिम वोट बैंक साथ आया। दंगे के बाद पहली बार मुझे लगता है जाट और मुस्लिम एक मंच पे आए। और इतनी और हाँ, चंदन चौहान गुजर थे। रालोद के नाम पे जाट आए, चंदन चौहान खुद गुजर हैं, मुसलमान आए। तो ये जो एक बड़ी जीत थी, विधानसभा में 1 लाख की जीत तो बहुत बड़ी जीत होती है, अगर आप लगभग उतना बता रहे हैं। आपने जो महत्वपूर्ण बात बताई है वो ये है कि शायद ये बड़ा रोचक होगा कि एक ओपन सीट पे आमतौर पर जो पंचायत चुनाव वगैरह होते हैं तो उसमें तो ऐसा होता है कि महिला की आरक्षित सीट है। लोक विधानसभा वगैरह में तो अभी आरक्षण चूँकि उस तरह से लागू नहीं है, बट 2 महिलाएं लड़ना और दोनों युवा महिलाएं लड़ना। अभी हम पश्चिम में एक युवा महिला का इकरा की जो जीत है उसमें इस बात को बड़ा माना गया कि लोगों ने उनमें एक सॉफ्ट चेहरा देखा। लोगों को उनका जो चेहरा था, शायद मुझे लगता है कि ये दांव सपा ने इसलिए भी चला है कि अगर कादी राणा खुद लड़ते या उनका बेटा लड़ता तो ये जो एक हार्डकोर इमेज है वो आड़े आ सकती थी। मुझे लगता है उस हार्डकोर इमेज को तोड़ने के लिए भी शायद संभवतः सपा ने एक महिला चेहरे को उतारा। अब मौर्य जी जो आप बात कर रहे थे, अब मेरे ख्याल से जो मुख्य दारोमदार है वो इस बात पे है कि रालोद का प्रत्याशी कौन होगा और उसके बाद बसपा के प्रत्याशी को। आपने हालांकि कहा, मैं इससे सहमत फिर नहीं हूँ कि वोट कट पाए। बसपा वहाँ महज 2 चुनाव पहले बसपा का वहाँ का विधायक था। तो अगर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी ही कंटिन्यू किया, आसपास है पूरी संभावना इस तरह की है आज़ाद समाज पार्टी से कि मुस्लिम प्रत्याशी रहेगा, तो चुनाव एक अलग तरह से होगा। बसपा ने अगर जैसे कि ये भी चर्चा है क्योंकि गुजर इस सीट पर जीतते रहे हैं, तो अचानक अगर वहाँ से गुजर आता है, अगर चंदन चौहान की पत्नी है, तो कहा जा रहा है कि बसपा किसी सैनी पर दाव लगा सकती है। जो चर्चा है वहाँ से सैनी आ सकता है रालोद से, तो उम्मीद है, चर्चा है कि बसपा किसी गुजर पर दाव चला सकती है। तो अभी जो इसकी असली तस्वीर है वो उन दोनों के बाद शुरू होगी, पर लेकिन सुंबुल राणा के टिकट ने मुकाबले को रोचक जरूर बना दिया। मौर्य जी,
ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुंबल के आने से जो रोचक हुआ है, और बसपा का टिकट जो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि मुनकाद अली का जो आपके अपनी बेटी के लिए क्या रोल जो बसपा में होगा, संभव ये भी है जैसे कि जो बराबर चर्चा हो रही कि मुनकाद अली अपनी बेटी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं जो अपने प्रयास से जो बसपा के टिकट को भी प्रभावित कर सकते हैं, और वो टिकट जिसका भी होगा पूरे चुनावी समीकरण को जो आपके कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। निश्चित तौर पर जो बहुत ही रोचक मुकाबला वहाँ होने वाला है, और सभी जो पार्टियां जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ी जो महत्वपूर्ण ढंग से जो और बड़े सोच समझ के टिकट जो दिया है, कहाँ 24 दावेदार वहाँ प्रत्याशी बनने के लिए गए थे, और उनमें से जो जिस लेडी का नाम आया वो उस लेडी को खुद भी नहीं पता था कि वो प्रत्याशी बनने जा रही है और वो अपने घर पर बैठी है। इसके बावजूद उसने बनाया वो बहुत सोच समझ के जो आपके राजनीतिक निर्णय है, और उस राजनीतिक निर्णय का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जैसे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो अच्छे प्रत्याशी उतारे और वो उनकी सोच समझ का जो सबने सबूत देखा भी, उसमें उन्हें सफलता भी मिली, तो मैं समझता हूँ इसमें भी बहुत अच्छा उन्हें जो लाभ मिलने वाला है। और बसपा और इधर रालोद के जो प्रत्याशी घोषित होने पर कहीं ना कहीं हम लोग जो एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो नहीं, लेकिन एक बात जो है जो हम बात कर रहे थे जाट कॉम्बिनेशन की, उनसे हाँ, जाट का 1 लाख से चंदन चौहान जी ये सीट रालोद की मजबूत सीट है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप हमें लग रहा हो कि आज एक टिकट घोषित हो गया तो इससे चुनाव का नतीजा। हाँ, नहीं बिल्कुल अब हाँ इसमें उनका पुराना गढ़ है, उनके अगर चौहान चंदन जी के जो दादा थे वो नारायण सिंह जी हाँ मजबूत नेता रहे, वो ऐसे में इस परिवार की बहू अगर आती है मैदान में तो मुझे लगता है कि और मजबूत रोचक मुकाबला। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं नारायण सिंह, और उनका उसी सीट से वो रहे भी, और पूरा जो उनका मजबूत आधार रहा जिसका संजय चौहान को भी लाभ मिला और फिर चंदन चौहान को भी लाभ मिला। इसमें कोई तो मुस्किम जी से मुझे लगता है कि इसका जो असली जो आगे जो रजमाइश होगी इस चुनाव की वो इस बात पे होगी आने वाले 2-4 दिनों में बाकी टिकट कौन से घोषित होते हैं। देखते रहिए अमरउजाला.com। अगली अपडेट में और मीरापुर चुनाव पर जल्द आपको मिलेगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।